नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम आज फर्स्ट डे पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा रोड मैप क्या रहेगा। रैंडमली कोई भी टॉपिक निकाल के उसको पढ़ने से पूरा कंटेंट अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम पहले दिन आपको A to Z जितना कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, उस कंटेंट को मैं समझाऊंगा, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो को फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया साइट पे देख रहे हैं, अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहें, अपने जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं उसकी लिंक आपको ऊपर दे रखी है। उस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। चलें, सबसे पहले हम कंटेंट्स के ऊपर जाते हैं। अगर हम देखें 11th 12th के पहले फोकस करें अगर हम सिलेबस के ऊपर, तो टोटल 4 बुक्स में डिवाइड किया गया है पूरा का पूरा सिलेबस। और ये बुक्स आपके पास हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। नाउ क्या होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वैसे ही यूनिट्स के रूप में हम अगर इसको देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन टोटल 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है नेशनल इनकम, और इस यूनिट के अंदर आपको 3 to 4 चैप्टर्स के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है नेशनल इनकम का, जिसमें हम जीडीपी, सर्कुलर फ्लो वगैरह सीखेंगे, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देन इनकम एंड आउटपुट, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मार्केट इक्विलिब्रियम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग सिंपल है। फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब चीजें आ जाती हैं। देन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे इंडिविजुअल कस्टमर की प्रॉब्लम डिमांड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये तीनों अगर मिला दें हम तो एक यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी। ये कोरिलेटेड हैं चैप्टर्स। देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इनको मिला दें तो एक यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी। एंड लास्ट में हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा माइक्रो का हमारा कंटेंट अवेलेबल है। यहां पे मैक्रो हमने देख लिया है। इसके बाद इंडियन डेवलपमेंट। इंडियन डेवलपमेंट को मैं इकोनॉमिक्स से ज्यादा हिस्ट्री की बुक कहूंगा। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, क्योंकि इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री दे रखी है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से लेके अभी तक हमने जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई, उनसे क्या असर पड़ा, अभी भी हमारे सामने कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, A to Z सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। कहां? थ्योरेटिकल फैक्ट्स जो हैं इंडियन डेवलपमेंट के अंदर। ये एक तरीके से थोड़ी सी हिस्ट्री है, फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने पड़ेंगे। एंड देन स्टैटिस्टिक्स पार्ट। स्टैटिस्टिक पार्ट में आप मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल, ग्राफ वर्क्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, टेबल्स, एंड देन थ्योरीज पढ़ोगे, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ोगे आप किसकी? स्टैट्स की। तो ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल पार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि इंडियन डेवलपमेंट, स्टैट्स, माइक्रो, मैक्रो, ये सीबीएसई और आईएससी में अलग अलग तरीके से दिया गया है, सिलेबस को बाइफरकेट किया गया है। सीबीएसई में क्लास 11th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स दे रखा है, और क्लास 12th में मैक्रो और इंडियन डेवलपमेंट दे रखा है। जबकि आईएससी के अंदर हम जाएं तो 11th में इंडियन डेवलपमेंट और स्टैट्स को कंप्लीट किया गया है, और 12th की टेक्स्ट बुक्स में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल करवाई गई है। तो इसीलिए हम अब जो आगे बढ़ेंगे वो एक बुक को लेके नहीं बढ़ेंगे, हम कंटेंट्स को लेके बढ़ेंगे। हम एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, ये तीनों एक कॉन्सेप्ट है। अगर हमने इसको कंप्लीट किया है 10 डेज के अंदर, तो आगे ना बढ़ के हम आ जाएंगे यहां नेशनल इनकम में से एक कंसेप्ट पूरा का पूरा 3 चैप्टर्स का जो है उसको कंप्लीट किया करेंगे। उसके बाद आगे आ जाएंगे यहाँ पे इंडियन डेवलपमेंट में से 2 से 3 चैप्टर्स एक साथ ले लेंगे, जहां पे एक अच्छा कंटेंट बन के निकल के आए। उसके बाद न्यूमेरिकल्स या थ्योरी में से जो स्टैट्स की है उसमें से एक कॉन्सेप्ट ले लेंगे। तो हमारी चारों बुक एक साथ चलेंगी, जिससे 11th और 12th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको
हेल्प मिल सके, और सेम कंसेप्ट जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछे गए हैं, चाहे वो जीडीपी हो, सर्कुलर फ्लो हो। तो उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं उस चैप्टर से कनेक्टेड जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करता चलूंगा। तो ये हमारा रोड मैप है, और अभी के लिए जो हमारी जर्नी का पहले डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन हमारा है नेशनल इनकम। हम यहां से शुरू करेंगे, पहले हफ्ते में हम ये वाला पूरा कंटेंट तीनों चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम माइक्रो पे जाएंगे। तो हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं समझ लीजिए, हम नेशनल इनकम से स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका पूरा कंटेंट है, इसको आप अपने पास रख लीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, जीडीपी के कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइट नोट के ऊपर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बताइएगा आप सबने ऐसा किया है कि नहीं। ज्यादातर लोग हम जब भी कोचिंग जाते हैं तो एक काम कभी ना कभी जरूर करते हैं, हम टीचर के पास पढ़ने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ को जज करके उसकी इनकम कैलकुलेट जरूर करते हैं। जब मैं था मैथ्स की कोचिंग जाता था 10th 11th में, तो मैंने जरूर किया है ऐसा। तो आप भी करते होगे। तो आप फॉर एग्जाम्पल करते होगे, पाठक साहब कोचिंग पढ़ा रहे हैं, पाठक साहब के यहाँ 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 बच्चों में से हर एक बच्चा 10,000 रुपीज दे रहा है। तो सही है, 10,000 इंटू 100, सर 10 लाख रुपीज ईयर के साल के निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से। आप सब कभी ना कभी ऐसा थॉट रखते होंगे ना। आपने क्या किया, आपने सर के द्वारा जितने सर्विसेज, आप सभी हर एक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के टर्म में एक सर्विस है, मैं सर्विस क्रिएट करके मार्केट में बेच रहा हूं, तो आपने जैसे ही 100 स्टूडेंट्स इंटू 10,000 10 लाख ये कैलकुलेट किया, वो आपने मेरी इनकम के साथ जोड़ दिया। वैसे ही ये मेरी जीडीपी है। मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू बना के मार्केट में सेल करता हूं, वही कन्वर्ट होके मुझे इन फॉर्म ऑफ इनकम रिसीव होती है। वैसे ही अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे चले जाएं और इंडिया में हर एक टीचर, हर एक डॉक्टर, हर एक इंजीनियर फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई गुड्स और सर्विस की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करके ऐड करते, तो जैसे आपने मेरी इनकम निकाली है वैसे ही शायद हम इंडिया की इनकम निकाल लेते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। करेक्ट। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के साथ आगे शुरू करते हैं। ओके, लेट वी स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। करेक्ट। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज जीडीपी इन रियल, लेट वी टेक 3 सिंपल एग्जाम्पल्स। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन दिस एग्जाम्पल। अपने आप को इस एग्जाम्पल में रख के देखिएगा। मान लीजिए एक टीचर है, ये देखिएगा, ये रहा एक टीचर। अब मान लीजिए इस टीचर ने 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया और हर एक स्टूडेंट से 10,000 रुपीज लिए। 100 स्टूडेंट्स, 10,000 रुपीज हर एक स्टूडेंट से लिए। तो ये बताइए, इसने मार्केट में एक स्टूडेंट को 10,000 रुपीज में अगर पढ़ाया और 100 स्टूडेंट्स को इसने पढ़ाया है, तो लगभग 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपी का प्रोडक्ट एक तरीके से इकोनॉमिक्स की टर्म में इसने सर्विस, इस सर्विस का नाम है एजुकेशन सर्विस। कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू के बराबर एजुकेशन सर्विस बना के मार्केट में सेल करी है। यह दिमाग में रखिएगा इकोनॉमिक्स के टर्म में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक कारपेंटर है। इस कारपेंटर ने इन टोटल मार्केट के अंदर 20 बेंचेस बेची हैं इस महीने में, और हर एक बेंच की मार्केट वैल्यू 5,000 रुपीज है। तो 5,000 इंटू 20 राउंड अबाउट 1 लाख रुपी। इसने अपने 1 लाख रुपए की गुड्स, उस गुड का नाम क्या है? बेंचेस, बना के मार्केट के अंदर बेची है। उसी तरीके से मैं एग्जांपल ले लेता हूं हेयर ड्रेसर का, एक सैलून के ओनर का। अब मान लेते हैं इसने इस एक महीने में 500 से 1,000 लोगों के हेयर कट्स करे हैं और हर एक बंदे से इसने 100 रुपीज लिए हैं। तो 1,000 इंटू 100 राउंड अबाउट 1 लाख रुपीज इसने इस मंथ क्रिएट करे। करेक्ट। तो अगर हम इन भाई साहब की, इन टीचर की इनकम पता करना चाहते हैं तो सिंपल है,
हम उनकी इनकम पता करने के लिए यह पता कर लें कि उन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर कुल मिला के कितनी गुड्स या कितनी सर्विस क्रिएट करके मार्केट में बेची है। अगर इन्होंने कुल मिला के 10 लाख रुपीस की सर्विस मार्केट में बेची है तो यही इनकम इनडायरेक्टली इनको आगे चल के रिसीव हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर हम बात करें इस कारपेंटर और इसकी टीम के बारे में, इसकी अगर मंथली इनकम पता करनी है तो सिंपल है, इन्होंने जितना भी प्रोडक्ट्स बना के मार्केट के अंदर बेचा है उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीस जो इसने बेचा उसी के बराबर पैसा इसे और इसकी टीम को इस मंथ में इन फॉर्म ऑफ इनकम रिसीव हो जाएंगे जब ये बेचेगा। सेम अगर हम सैलून वाले की बात करें तो सैलून से रिलेटेड लोग और जिन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट सैलून वाले को बेचे हैं इन सबकी इनकम पता करनी हो तो सिंपल है, इन्होंने 1000 हेयर कट्स दिए हैं तो 1000 हेयर कटिंग सर्विसेज इन्होंने क्रिएट करके मार्केट के अंदर बेच दी एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। तो पूरी सर्विस की वैल्यू हुई है 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। तो यही 1 लाख रुपए एग्जैक्टली इन भाई साहब को और इनकी टीम को इन फॉर्म ऑफ इनकम मिल जाएगा। ये इन कारपेंटर और इनकी टीम को एज अ इनकम मिल जाएगा और ये इस टीचर और इसकी टीम को इन फॉर्म ऑफ इनकम मिल जाएगा। ये सब चीज क्या है? ये सब चीज है गुड्स और सर्विस की मार्केट वैल्यूज। तो अगर हम इन 3 सर्विसेज और गुड्स की मार्केट वैल्यू ऐड कर दें तो हमें इन तीनों और इन तीनों के साथ जुड़े हुए लोगों की इनकम इनडायरेक्टली पता चल गई ना। तो सोचिए इसी तरीके से इंडिया में प्रोड्यूस हुई हर एक गुड और हर एक सर्विस की मार्केट वैल्यू हम अगर ऐड कर दें तो उसमें शायद मेरे कोचिंग के बच्चे भी शामिल होंगे जो सर्विस मैंने क्रिएट करी, स्कूल के द्वारा जो सर्विस क्रिएट की वो भी होगी, डॉक्टर्स के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया वो भी इंक्लूड होगा, जितनी फैक्ट्रीज के अंदर कार बनी वो भी इसके अंदर आ जाएंगी, जितनी टी शर्ट्स जितना पेट्रोल बिका वो भी शायद इसके अंदर आ जाएगा। तो A to Z जब हर एक गुड और सर्विस की मार्केट वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे तो वही वैल्यू किसी ना किसी वर्क प्लेस में काम करने वाले लोगों को बाद में जाके मिलेगी। तो जब हम इंडिया में बने हुए या किसी इकोनॉमी में बने हुए A to Z सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं हम GDP और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वैल्यू ही बाद में उस चीजों को बनाने वाले लोगों को इनकम के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। तो यही वैल्यू एक तरीके से उनकी इनकम होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक एग्जाम्पल कि जितने भी बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं मुझसे तो कभी ना कभी उन्होंने एक काम जरूर किया होगा, ये पता लगाने की कोशिश करी होगी कि सर कितना कमाते हैं। कैसे पता करी होगी? एग्जैक्टली आपने ये देखा होगा कि मैंने कितने बच्चे पढ़ाए, मैंने पढ़ाए 100 बच्चे फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला मुझसे कितने पैसे लेते हैं सर, बोला फॉर एग्जाम्पल 8000 रुपीज या 9000 रुपीज या 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज अगर लेते हैं तो 100 बच्चों की मार्केट में वैल्यू हो गई, एज अ टीचर इकोनॉमिक्स के टर्म में हो गई 10 लाख रुपीस। तो सर ने जरूर हम 100 बच्चों से 10 लाख रुपीस कमाए होंगे। ऐसे ही जब हम इकोनॉमी को देखते हैं, इकोनॉमी की पूरी इनकम पता लगानी होती है तो हम लोगों के पास नहीं जाते, हम प्रोडक्ट्स के पास जाते हैं। हम एक देश में बनाए गए प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू पता कर लेते हैं। जैसे बच्चों से मेरी इनकम पता चल गई वैसे ही पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स में सब लोग इंक्लूड हैं तो इंडिया की इनकम पता चल जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं GDP या इसी को हम कोरिलेट करते हैं नेशनल इनकम से। मुझे लगता है ये एक छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। चलिए तो फिर GDP की डेफिनेशन और उठा लेते हैं अपन। ये देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है GDP की, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the domestic territory of a country in an accounting year is called GDP और gross domestic product। जरा इसको हम ब्रिक बाय ब्रिक इसकी सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो वैल्यू चल रही है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आगे वाला जब कंसेप्ट हम सीखेंगे तो उसके अंदर आप समझोगे फाइनल गुड्स क्या होती हैं, लेकिन ये समझ लीजिए भी गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री
इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। तो पहला तो ये समझ में आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ है इन एन अकाउंटिंग ईयर या इन अ फिस्कल ईयर या इन अ ईयर भी बोल सकते हैं। तो जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर करते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली 1 साल का होता है। ठीक है, इस साल जीडीपी कितनी है, अगले साल जीडीपी कितनी है, 2019-20 की जीडीपी कितनी है, 2019-20 में कुल मिला के इंडिया के अंदर कितनी इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई। तो टाइम के अंदर होता है। पहली बात, हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस, सारी गुड्स एंड सर्विस की मार्केट वैल्यू को ऐड करते हैं, लेकिन सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं जो आपकी इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो, उस इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रही है। मेरे को एक सिंपल बात बताइए, आईफोन आपने खरीदा, आईफोन इंडिया में तो बना नहीं, बाहर बना, आपने खरीदा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख रुपीस का आईफोन खरीदा, 1 लाख लोगों ने इंडिया के खरीद लिया, 1 लाख इंटू 1 लाख, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 करोड़ रुपीस के आसपास जो पैसे हैं वो इंडियंस को नहीं मिलेंगे, वो किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे उस कंट्री को जिस कंट्री के अंदर वो वर्कशॉप और ओनर रहता है, फॉर एग्जांपल। तो ये उस देश का जीडीपी होगा, इस देश का जीडीपी नहीं होगा। इस देश का जीडीपी निकालना हो तो वो गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकालो जो इंडिया में बने हैं और इंडिया में बिके हैं या किसी दूसरे देश में बिके हैं। अब जरा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, कंसेप्ट से किस तरीके से फॉर्मूले की तरफ आना है, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज, हमें इंडिया में बनी हुई सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करना है ना। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो मेनली हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होती है कंज्यूमर गुड्स और उस पर जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक होती है कैपिटल गुड्स, उस पर जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैं अगर मान लीजिए मैं ये पेन खरीदता हूं यूज करने के लिए, ये कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगी मेरे लिए। अगर मैं इसको बिजनेस में यूज ना करता तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड आती है। अब ये टी शर्ट खरीदी या शर्ट खरीदी मैंने, ये शर्ट मेरे लिए कंज्यूमर गुड होगी, करेक्ट। वैसे ही अगर मैंने ये घर खरीद लिया लंबे टाइम के लिए तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट गुड है या फिर कैपिटल गुड है, ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। या एक फैक्ट्री ओनर ने बड़ी बड़ी मशीन खरीद ली तो उसको हम एक्सपेंडिचर तो बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, या गुड तो है वो, लेकिन उस गुड को हम बोलेंगे कैपिटल गुड और उस पर जो खर्चा हुआ उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब तीसरा, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स खरीदे मिड डे मील के लिए, फॉर एग्जाम्पल खाना वगैरह खरीदे, है ना, या फिर वो ट्रेन बनाने के लिए बड़े बड़े इंजन वगैरह खरीदे, दोनों के दोनों, चाहे वो कंज्यूमर गुड हो चाहे वो कैपिटल गुड्स को बोलते हैं जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट पॉइंट है एक्स माइनस एम, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ये रहा हमारा एक्सपोर्ट और ये है हमारा इंपोर्ट। अब समझने वाली बात है बेटा, इसको जरा देखना, ये चीजें बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते हैं। जरा एक बार बताइएगा, ये इंडिया है, अब ये जो मैंने शेड बनाए हैं इस तरीके से लाइंस, ये वो प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुए, और ये जो मैंने साइंस बनाए हैं ये वो साइंस हैं जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुए, दूसरे देशों से सामान इंडिया में आए। आपको पता होगा फोन्स और मोबाइल्स की बात करें या फिर टीवी और कार्स की बात करें, ज्यादातर हम दूसरे देशों का सामान ही खरीद रहे हैं, तो वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं है। तो इंडिया की जीडीपी पता करनी हो तो आप सबसे पहले इन गुड्स को माइनस करो। तो ये क्या गुड्स हैं, ये वो गुड्स हैं जो दूसरे देशों से इंडिया में आई हैं। तो जब हम यहां पे माइनस एम लिखते हैं, माइनस इंपोर्ट्स, तो वो सारी गुड्स डिडक्ट हो जाती हैं, उनकी वैल्यू माइनस हो जाती है जो इंडिया में बनी नहीं है। तो हमें ओरिजिनली समझ में आता है कि इंडिया में बनी हुई गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू कितनी है। देखिएगा ध्यान से, हमने माइनस कर दिया क्या, इंपोर्ट, तो ये सारी वैल्यूज माइनस हो गई। अब जितनी भी इंडिया में बनी हुई गुड्स हैं जो हमने दूसरे देशों में बेची हैं, ये रही या ये रही, ये कहलाती है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को तो इंक्लूड करना है क्योंकि ये इंडिया का प्रोडक्ट है, लेकिन इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करना। तो आपने सारे इंडिया में बनी हुई गुड्स की वैल्यू पता करी, चाहे वो कंज्यूमर गुड हो चाहे वो कैपिटल गुड हो। कंज्यूमर गुड पे जो खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स में जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अगर सामान खरीद रही है गुड्स तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और उसके बाद लास्ट में आता है नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट, एम का माइनस क्या मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट। तो x माइनस एम अगर आपने ये वाली वैल्यू को ऐड कर दिया तो इनडायरेक्टली आपने उन सारी प्रोडक्ट्स की वैल्यू को माइनस कर दिया है जो इंडिया के अंदर बनी नहीं है, या जिन फैक्ट्रीज को, जिनके अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है वो इंडिया के अंदर नहीं बल्कि दूसरे देशों में लगी हुई फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से आपने बेसिकली उन सारी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकाल ली जो इंडिया के अंदर
जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर प्रोड्यूस करी है, तो वो सारा का सारा पैसा इंडिया के ही किसी ना किसी व्यक्ति को इनकम के रूप में मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं? हम सारी गुड्स एंड सर्विस पर जो खर्चा हुआ या उनकी वैल्यू निकालते हैं। ये खर्चा या वैल्यू कैसे? सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस सम नेट एक्सपोर्ट। तो जीडीपी अगर आपको निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने लिखा डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये वाला पॉइंट समझने के लिए ये चीज हमने रख ली। ये है हमारा क्या? नेट एक्सपोर्ट, कि सिर्फ इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, बाकी दूसरे देशों में जो प्रोडक्ट बने हैं उनको हम ऐड नहीं करते हैं। चले अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक। पहला पॉइंट हमने पढ़ा जीडीपी, जिसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? एक देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, लेकिन सिर्फ वो गुड्स एंड सर्विसेज जो उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लगी हुई फैक्ट्रीज के अंदर बनी है। एंड सेकेंडली, एक टाइम ड्यूरेशन, एक साल के अंदर जो बनी है, उस मार्केट वैल्यू को गुड्स एंड सर्विस की हम बोलते हैं जीडीपी। ये जीडीपी इनकम कैसे डिपिक्ट करती है? मैंने आपको अभी बताया था कि मेरी इनकम पता करनी हो तो मेरे द्वारा बनाई गई सर्विस पता कर लो। एक कारपेंटर की इनकम पता करनी हो तो उसने कितनी बेंचेस या फिर जो भी वो बनाता है वो बना के बेची है वो पता कर लो। इसी तरीके से अगर हम इंडिया में बनी हुई हर एक गुड एंड सर्विस की वैल्यू ऐड कर लेंगे तो हर एक वर्क प्लेस से जुड़े हुए बंदे की इनकम निकल के आ जाएगी। तो ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए बाकी हैं। ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा, जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब अगर आप न्यूज पे या मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स पे अगर पढ़ें या सुने कि द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी या जीडीपी हैड इंक्रीज बाय 3%, तो ये पता लगा लें कि शायद हर एक व्यक्ति ने जो गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करी है पिछले साल, उसके कंपैरिजन में इस साल 3% ज्यादा जीडीपी क्रिएट हुई है। शायद मैंने पिछले साल 100 बच्चे पढ़ाए थे और इस साल 103 बच्चे पढ़ाए हैं। मतलब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुझे लगता है ये क्लियर है। आज के लिए हम अपनी पहले दिन की वीडियो में यहां तक छोड़ेंगे, है ना? तो सबसे पहली रिक्वेस्ट, जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें। और एक बात और इंपॉर्टेंट होती है साहब, ये जो एजुकेशन है ना, ये 2 वे प्रोसेस होता है। जब तक आपका फीडबैक हमें नहीं मिलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमारी कनेक्टिविटी बैठ रही है या नहीं। तो प्लीज़ जो रिव्यूज़ हैं उनको कमेंट सेक्शन में डालें। हाँ, जो डाउट्स हैं उनको भी देख सकते हो। इसके प्रॉपर नोट्स आपको बाद में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो कमेंट करें, लाइक करें अगर अच्छी लगी है। अब आगे की वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे।